हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना रोहित भारद्वाज। आज की वीडियो में हम सीखेंगे संख्या सिद्धांत, जिसका नाम संख्या पद्धति भी होता है, जिसको हम इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। आखिर संख्या सिद्धांत होता क्या है और संख्या सिद्धांत यानी कि नंबर सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो कुछ बच्चे हमारे पास इंग्लिश मीडियम के हैं और कुछ बच्चे हमारे पास हिंदी मीडियम के हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारी वीडियो पे आते हैं तो वो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि सब कुछ हिंदी में लिखा हुआ है तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा या ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा आपसे वादा है, एक बार वीडियो को आप मुश्किल से 3 से 4 मिनट देख लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा ये चीज़ आपके लिए है या नहीं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकेंड थिंग कि जो चीज़ें हिंदी में लिखी हुई हैं तो वो चीज़ें वो इंग्लिश में तो है नहीं। समझ में तो चलो मान लो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उन्हें आ गया, तो वो क्या करेंगे। तो वो ये जो प्रॉब्लम है इसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है। ये जो मैंने लिखा हुआ है यानी ये जो कंटेंट मैंने बना रखा है ये पहले का ना रखा है, इसलिए खाली हिंदी में लिखा हुआ है। बाकी अब से जो भी वीडियोज़ आ रही हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि वीडियो के लिंक में दे रखा है, उस पर ऐड होना है सभी बच्चों को। उसमें हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम की पीडीएफ और इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आखिर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या सिद्धांत से रिलेटेड जितनी भी संख्या और जितने भी जो भी है वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे पीडीएफ के रूप में। जिसे टेलीग्राम पे ऐड होना है वो बच्चा टेलीग्राम पे ऐड हो जाए, ठीक है। वैसे व्हाट्सएप पे ऐड हो जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, तो चलते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। पहला चैप्टर जिसे हम पढ़ते हैं, आज का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर क्या होता है कि जितनी भी बुक्स होती है कॉम्पिटिटिव, सब में पहला ही चैप्टर होता है संख्या सिद्धांत, ठीक है। बट हमने तो ऑलरेडी पहला परसेंटेज और फिर प्रॉफिट एंड लॉस हमने चैप्टर पढ़ा है। बट प्रॉफिट एंड लॉस का हमने अभी तक फर्स्ट पार्ट ही कवर किया है। सेकेंड पार्ट डेफिनेटली, इट्स माई प्रॉमिस कि कल आ जाएगा, कल अपलोड हो जाएगा। आज हम उसे बना देंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने में बच्चों लगता है टाइम, और खाली एक मीडियम में बनाने में तो ईजी है कि कोई दिक्कत नहीं, बट उसको दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम तो नहीं आती है बट टाइम लगता है, और इतना टाइम निकालना पड़ता है। तो वही है, चलो वो सब तो टेंशन मेरी है, वो सब आप छोड़ो। आप बस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाइए। तो आज हम आपके साथ एक और चीज़ शेयर करते हैं। आज हमारी जो यूट्यूब की जर्नी है, यानी कि जो आज हमारी फैमिली है कंसेप्ट विद रोहित @ पर, वो हमारे 600 सब्सक्राइबर यानी 600 लोगों की फैमिली बन चुकी है। यानी आज हमने 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। तो इसी शब्दों के साथ आज हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर संख्या सिद्धांत यानी कि नंबर सिस्टम की, ठीक है। आखिर नंबर सिस्टम होता क्या है, यानी संख्या पद्धति होती क्या है, ठीक है। तो संख्या पद्धति यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्या एवं उनके मध्य यानी उनके बीच पर, यानी उनके आपस में, उनके बीच में क्या संबंध है वो पढ़ते हैं। वह नियमों का क्रम और उनके क्या नियम है वो भी पढ़ते हैं, उनके क्या रूल है। यानी कि एक ऐसा नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की क्या करते हैं, नंबर्स को पढ़ते हैं, उनकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है, उनके क्या रूल्स हैं, वो सब चीज़ें पढ़ते हैं एक तरीके में। यानी कि सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जैसे कि आप मान लो 10th क्लास में जाते हो तो आज तरीका क्या है, सही तरीका क्या है, पहले फर्स्ट पढ़ोगे, मतलब नर्सरी LKG UKG तो पढ़ोगे, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इस टाइप से ही तो पढ़ते हैं। ये थोड़ी है कि पहले 7th पढ़ ली, फिर कहेंगे नहीं नहीं थर्ड पढ़ लेते, फिर 9th पढ़ ली, ये नहीं है ना। तो वही इसमें भी एक तरीका होता है, यानी क्रम माने कि एक सीरियल वाइज चलना है। इतनी बात समझ में, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, यानी एक तरीके में पढ़ेंगे, क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, किया जाएगा या फिर करते हैं, किया है, उसे क्या कहते हैं, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं आगे। ये जानबूझ के मैंने बीच में गैप दे रखा है ताकि इस पर कोई चीज़ अगर लिखने के लिए आए तो लिख सकूँ, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों दे रखा। फिर आता है नेक्स्ट डिजिट्स। डिजिट्स क्या होती हैं, किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए, यानी कोई भी नंबर है, जिस तरीके से ABCD में आप कोई भी वर्ड्स को लिखने के लिए क्या करते हैं, उन 26 लेटर्स का ही यूज करते हैं। ओनली 26 लेटर से पूरी इंग्लिश बनी हुई है, इंग्लिश के वर्ड्स बने हुए हैं। तो वैसे ही ओनली 10 डिजिट से, यानी 1 से लेकर 9 डिजिट्स हो गए और एक 0, इन 10 डिजिट से मैथ के जितने भी नंबर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, जितने भी नंबर्स हैं
वो सारे के सारे इसी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इन्हीं से बने हुए हैं। इतनी बात समझ में आ गई। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। जैसे इंग्लिश में उन्हें अल्फ़ाबेट कहते हैं यानी लेटर कहते हैं, वैसे यहाँ पर क्या है, इन्हें कहते हैं डिजिट्स, यानी हिंदी में कहते हैं अंक। ग्रुप क्या कहते हैं, उसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ डिजिट्स, यानी डिजिट्स का जो समूह होता है उसको क्या कह देते हैं, नंबर कह देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, जो नंबर कहते हैं वो 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का, 5 अंकों का, इस टाइप से हो सकता है। जैसे कि आप मान लो 96 है, तो 96 है, तो 96 क्या है, 2 अंकों की संख्या है, यानी 2 डिजिट्स का नंबर है। ये जो नंबर है यानी ये संख्या बन गई, क्योंकि ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो गया, यानी 2 डिजिट है इसके अंदर। बट ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 और 2, यानी 2 डिजिट का नंबर है। इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। मान लेते हैं कि एक है 9543, ये कितने डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का है, 4 डिजिट का नंबर। इतनी बात क्लियर है। ऐसे ही एक और मैं ले लेता हूँ, 1 2 6 5 4 3 2, कितने डिजिट का नंबर है, 2 4 6 7 डिजिट का नंबर है। कितने, 7 डिजिट्स का नंबर है। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि डिजिट्स कितने, कोई भी नंबर है तो कितने डिजिट्स का ये पता करना, और बाकी डिजिट्स कितनी होती है, 10 डिजिट्स होती है, ये हमने पता ही कर लिया। फिर नेक्स्ट आता है संख्यांक, यानी न्यूमेरियल्स। आखिर होते क्या हैं, यानी कि कोई भी नंबर है, नंबर को हम कहते हैं संख्यांक, यानी न्यूमेरियल्स कहते हैं। ठीक है, अब उनको पढ़ते कैसे, यानी रीड कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि 9 6 3 7 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ते हैं, इकाई से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, इकाई से। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। 10,000 के बाद यहाँ पे लिखने की जगह नहीं तो बता देता। 10,000 के बाद पढ़ते हैं लाख, फिर पढ़ते हैं 10 लाख, फिर पढ़ते हैं करोड़, फिर पढ़ते हैं 10 करोड़, फिर पढ़ते हैं अरब, फिर पढ़ते हैं 10 अरब, फिर पढ़ते हैं खरब, फिर पढ़ते हैं 10 खरब। इतनी बात समझ में आ गई। इस तरीके से चलते जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, ये जो हमने अभी आपको बताया ये होता है इंडियन नंबर सिस्टम। क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम में इस तरीके से रीड करते हैं। बाकी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे रीड करते हैं मैं एक बार आपको पढ़ देता हूँ। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। हमारे इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर 10,000 बोलते हैं तो उसके बाद लाख बोलते हैं, यानी कि लाख। मगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जाते हैं तो हम 10,000 हो गया, उसके बाद पढ़ते हैं 100,000, फिर आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर ऐसे ही अगर एक और होता तो फिर पढ़ते हैं 100 मिलियन। क्या पढ़ते हैं, 100 मिलियन। फिर आता बिलियन, अगर मान लो और आगे होता, इससे आगे मानते हैं, फिर पढ़ते हैं बिलियन, फिर पढ़ते हैं 10 बिलियन, फिर पढ़ते हैं 100 बिलियन। इतनी बात समझ में आई। चलें आगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यानी कि अगर ना हमें कोई नंबर को रीड करना है, यानी पढ़ना है कि आखिर वो नंबर है कितना, तो हम उसे कैसे पढ़ते हैं, 2 तरीके होते हैं पढ़ने के। एक होता है इंडियन नंबर सिस्टम में रीड करते हैं और एक होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में रीड करते हैं। मान लो कि ये है 96543 इसे पढ़ के दिखाओ। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 10,000 लाख, तो क्या पढ़ेंगे 9,65,436। इतनी बात समझ में आ गई। और यही रहता, मान लेते हैं 9654369 और मान लेते हैं, तो इसे पढ़ना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, तो 9 मिलियन हो जाता, 9 मिलियन 654, 654 क्या पढ़ते हैं, 654,000 और 369। इतनी बात क्लियर है। आगे चलें, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये आ जाता 960,653। ठीक है, अब हमें इसे रीड करना है, तो हिंदी में रीड करना है, तो 1s, 10s, मतलब इंडियन नंबर सिस्टम में ऐड करना है, रीड करना है। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। क्लियर है, तो 9,60,653। अब जो समझा रहा हूँ उस बात को समझो। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। 06543 ठीक है, 2। जब इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट पहली बार जो कॉमा लगता है, यानी कि जो कॉमा लगता है वो 1 2 3 डिजिट्स के बाद लगता है, और फिर हमेशा 2 डिजिट्स के बाद लगता रहता है। अगर यहाँ मान लो 6 है, ठीक है, 2 डिजिट्स के बाद लगता रहता है।
बट यही क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। तो क्या होता है, तो जो कॉमा लगता है वो हर 3 डिजिट्स के बाद लगता है, स्टार्टिंग में भी आखिरी में भी, मतलब चलता जाएगा, 3 डिजिट्स के बाद लगता है। इतनी बात को ध्यान रखना। आगे चलते हैं। फिर आती है फेस वैल्यू। कोई भी नंबर दे रखा है, किसी अंक पर जातीय मान, यानी कि फेस वैल्यू के 2 नाम हो रहे हैं, एक होता है अंकित मान और एक होता है शुद्ध मान। यानी कि फेस वैल्यू के लोकल वैल्यू भी कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोकल वैल्यू। तो किसी संख्या है, कोई संख्या है, उसमें उसका जातीय मान यानी फेस वैल्यू, लोकल वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो उसका आप मान निकालना चाह रहे हैं, चाहे वह, तो उसका मान क्या निकलता है, तो चाहे वह किसी भी स्थान पर रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर वही रहेगा। ठीक है, जिसका भी जातीय मान, जिसकी भी फेस वैल्यू निकालनी है तो उसकी फेस वैल्यू वही रहेगी। इसको इस तरीके से याद किया जा सकता है कि मान लो आज आपकी जो भी, मान लो आज आप यहाँ पे रहते हो, तो आपका नाम, आप रोहित हो, ठीक है, या फिर आपका जो भी नाम है आप वो, ठीक है। जैसे राम भगवान थे, राम भगवान अयोध्या में थे तब भी वो राम थे, लंका में जब लड़ने के लिए गए तब भी वो राम थे, ठीक है। जब वो वन में थे, वन में वनवास काट रहे तब भी वो राम थे। राम तो राम है कि नहीं। जब भी कोई मिलेगा उनसे जो उन्हें जानता है, उनके फेस को पहचानता है, तो वो उन्हें राम ही तो कहेगा, ये थोड़ी कह देगा कि राम से बड़ी चीज़ थोड़ी कह देगा उन्हें। यानी उसकी फेस वैल्यू वही रहती है। फेस माने अपनी जो फेस वैल्यू से याद किया रखा जा सकता है इसको। यानी फेस वैल्यू बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है। स्थान से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहीं भी चले जाए, वो फेस वैल्यू सेम रहेगी। अभी स्थानीय वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू, इससे पता चल ही रहा है स्थान यानी स्थानीय वैल्यू, स्थानीय मान, यानी जैसे जैसे स्थान बदलेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बदलेगी, बढ़ेगी। इसको आप ये देखो, जो जिस प्लेस पे रहेगा उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 5 है वंस प्लेस पे, 5 को कर दो 1 से। 1 है टेंस प्लेस पे, 1 को कर दो 10 से। 0 है 100 से, 0 कर दो 100 से, ठीक है। 100 0 से तो करने का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब 0 को तो करने का। 3 को कर दो 1000 से, 6 को कर दो 10,000 से, 8 को कर दो लाख से, 2 को कर दो 10 लाख से, 4 को कर दो करोड़ से। इतनी बात समझ में आ गई। तो उनकी जो भी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद वही उनकी फेस वैल्यू उस डिजिट की। अच्छा, एक और बात समझा देता हूँ कि मान लो ये होता है 96065। अब ये जो 6 है वो है टेंस प्लेस पे, इसको 10 से करेंगे तो 60। ये है 1000 प्लेस पे, तो ये आएगा 6000। डिजिट सेम है मगर जो उनका वो है, डिजिट सेम है मगर जो उनकी वैल्यू है वो आ रही है डिफरेंट। आ रही है नहीं आ रही, दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। तो इससे ये पता चलता है जो प्लेस वैल्यू है वो क्या कहते हैं, अपने प्लेस के अकॉर्डिंग अपनी वैल्यू को चेंज करता रहता है। चलें आगे। इसको आप इस तरीके से याद किया जा सकता है, यानी कि कहानी के रूप में, कि जैसे कि मान लो आज आप यहाँ पे हो, आपको बस 1 किलोमीटर दूर जाना है, तो आप क्या करोगे, 10 रुपये किराया दे दोगे या 20 रुपये जो भी लेगा हो। मगर आपको ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि 1 किलोमीटर जाना है तो 20 रुपये किराया, और 10 किलोमीटर जाना है तो उससे कम लेगा, तो उससे ज़्यादा ही तो लेगा। 50 किलोमीटर जाना है तो उससे ज़्यादा लेगा, 1000 किलोमीटर जाना है तो उससे ज़्यादा लेगा। यानी जैसे जैसे स्थान बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी आपका किराया यानी रेंट यानी कि उसकी वैल्यू बढ़ रही है। क्लियर है? इस तरीके से याद किया जा सकता है। फिर हम पढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो नंबर आएगा वो आएगा नेचुरल नंबर। वे संख्या जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जिनसे, जहाँ मान लो कोई चीज़ गिननी है तो आप गिनना कहाँ से स्टार्ट करते हो, 0 से स्टार्ट करते हो? कभी नहीं करते। अभी तो कहाँ से स्टार्ट करते हो? आप कहते हो 1 2 3, तो इस तरीके से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जो गणना की जाए यानी काउंटिंग नंबर्स। यानी काउंटिंग नंबर सुना है किसी बच्चे को आप काउंटिंग सुनाने को कहते हो, तो वो कहाँ से, कभी किसी बच्चे ने ऐसे कहा है 0 1 2 3, कभी नहीं कहा। तो उसने हमेशा आपको किससे सुनाई है? 1 से सुनाई है। और आपने खुद 1 से सुनाई है किसी को भी, अगर काउंटिंग सुनाने की बात आई है जब छोटे थे, ठीक है। तो जो काउंटिंग नंबर है उन्हीं को क्या कहते हैं हम? नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या, प्रकृति। क्लियर है? प्रकृति, प्राकृतिक माने प्रकृति, नेचुरल माने नेचर, यानी नेचर ने जो हमें दिया। नेचर ने हमें कभी भी कोई भी चीज़ 0 नहीं दी, जो भी दी है तो एक इतनी दी है कि हम उन्हें गिन सकते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। यानी आप नेचुरल नंबर को क्या कह सकते हैं? काउंटिंग नंबर्स आर कोल्ड नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो क्या कह रहा है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती कौन सी? जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। क्लियर है? जिनसे वस्तु की गणना की जाती है वो प्राकृतिक संख्या। इनके समुच्चय, समुच्चय माने होता है ग्रुप, यानी कि ये जो ग्रुप बना रखा है, यानी ये ब्रैकेट लगा के, इनके जो समुच्चय यानी इनके जो ग्रुप है उसको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कैपिटल N इज द सिंबल ऑफ नेचुरल नंबर। इतनी बात क्लियर है?
शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता। जो शून्य होती है यानी जीरो होती है उसको प्राकृतिक संख्या आप नहीं मानते, यानी नेचुरल नंबर नहीं मानते, क्योंकि अभी अभी आपने पढ़ा नेचुरल नंबर जीरो से स्टार्ट होता है ना कि शून्य से, क्योंकि हम संख्या एक से गिनना प्रारंभ करते हैं, इसीलिए अब एक से शुरू करते हैं तो एक ही सबसे छोटी क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। क्लियर है? सबसे पहली प्राकृतिक संख्या एक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है। कोई पूछेगा सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, डिफाइन नहीं की जा सकती, यानी फाइंड नहीं की जा सकती। आप जितनी भी बोलोगे मैं उससे एक ज़्यादा बोल दूंगा। क्लियर है? तो ये एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राकृतिक संख्या यानी कि होल नंबर। जब प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी कि अब जैसे नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में आप क्या करो, जीरो भी इंक्लूड कर लो। नेचुरल नंबर में आपने जीरो को भी मिला लिया, और जब आपने जीरो को इंक्लूड कर लिया तो वो क्या बन गया, होल नंबर बन गया। ये यानी कि जो ग्रुप था वो ग्रुप अभी पहले स्टार्ट हो रहा था वन से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? वन से लेके जा रहा था अनंत तक, यानी कि चलता जाएगा। वैसे ही प्राकृतिक संख्या यानी होल नंबर क्या है, उसी ग्रुप में बस जीरो और जुड़ जाएगा तो वो होल नंबर का ग्रुप बन जाएगा। प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, तब भी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि होल नंबर कहलाती है। और इसका जो ग्रुप होता है उसको कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डब्ल्यू से। जीरो से स्टार्ट हो रहा है अनंत तक जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें भी क्या याद रखने वाली बात है, जो शून्य है, शून्य क्या है, सबसे पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। और सबसे बड़ी कोई पूछेगा तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पता नहीं की जा सकती, यानी निकाली नहीं जा सकती। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि अभी आपने नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर ले लो और होल नंबर भी ले लो, यानी कि शून्य को देखो, नेचुरल नंबर ले लिया, शून्य भी उसमें मिला ली, और जो नेचुरल नंबर थे वैसे ही नंबर दोबारा ले लो, बट उनमें के साइन बदल दो, यानी माइनस 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 लगा दो सबके आगे। प्राकृतिक संख्याएं में उनकी ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को भी सम्मिलित कर, यानी प्राकृतिक संख्या जो है उनको तो लो, अब उनकी ऋणात्मक संख्या भी ले लो, यानी वही संख्या रहेंगी बस उनमें माइनस माइनस भी लग जाएगा, और साथ ही जीरो को भी मिला लो। तो ऐसा जो समुच्चय यानी ऐसा जो ग्रुप बनता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरे बच्चों इंटीजर्स की पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्या। और ऐसे समुच्चय यानी ऐसे ग्रुप को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, ये देखो एक चीज़, यहाँ से अगर वन से लोगे आप, वन से लेके इधर वाला जो ग्रुप है ये तो हो गया नेचुरल नंबर। अगर आप जीरो से ले लोगे, क्या ले लोगे? जीरो से मिला लोगे तो, और यहाँ तक ले लोगे तो कह दोगे आप होल नंबर, और जब ये आप पूरा ले लोगे तब आप कह दोगे इसको इंटीजर्स। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, एक बात और जानने वाली है यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, एक मिनट रुको। कि अगर ये जो प्लस की हैं यानी एक से लेके अनंत तक हैं, ठीक है, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहते हैं? पॉजिटिव को ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे तो ऐसे, बाकी इंग्लिश में तो सबको आता ही होगा, पॉजिटिव। ये इंटीजर्स तो हैं, मगर ये इंटीजर्स तो हैं बट कौन से इंटीजर्स हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इतनी बात समझ में आ गई। ये जो माइनस वाले हैं, क्या हैं? माइनस वाले, तो ये भी इंटीजर्स तो हैं बट ये कौन से हैं? नेगेटिव इंटीजर हैं। क्या हैं? नेगेटिव की स्पेलिंग सबको आती होगी, बाकी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे लिखते हैं, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। अब सुन लो, इन्हें कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, इन्हें कहते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो का क्या किया जाए? जीरो कैसा इंटीजर हुआ? अरे जीरो पे लगाना है खाली, चल सब पे रहा है, एक मिनट रुको। अच्छा ऐसे कर देते हैं। अच्छा, जीरो कैसा नंबर है? जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर है? ऐसे बोलते हैं जीरो ना इधर भी पॉजिटिव इंटीजर है नॉर भी नेगेटिव इंटीजर्स। इतनी बात क्लियर है? अब यही वाली बातें हम पढ़ेंगे, हमने लिख रखी है। पूर्णांक, धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक माने समझ में आ गया? पूर्णांक मीन्स तो आपने पढ़ा इंटीजर्स, धन माने पॉजिटिव यानी कि प्लस वाले जो पूर्णांक है। अभी एक मिनट बता देता हूँ, ये जो पूर्णांक है, जैसे मैंने इनको पॉजिटिव इंटीजर्स कहा है ना, तो पॉजिटिव की जगह बोलो धन, तो धन पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स की जगह बोलो पूर्णांक, तो यानी ये कौन से हैं? धन पूर्णांक, जो धन पूर्णांक कहते हैं। तथा इनके समुच्चय को कैसे डिनोट करते हैं? इंटीजर्स को करते हैं आई से, और ये है धन पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक को करते हैं कैपिटल आई से, यानी कि इंटीजर्स को करते हैं आई से, तो ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसीलिए इंटीजर के आगे पॉजिटिव कर दिया है। इतनी बात समझ में आ गई? ये है ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, और नेगेटिव इंटीजर्स के आगे माइनस लगा दो, बस हो गया नेगेटिव इंटीजर। इनके समुच्चय को माइनस वाले जो होते हैं। शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है,
ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। ऋण पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से कम तथा धन पूर्णांक संख्याओं का मान शून्य से अधिक। सिंपल सी बात है, माइनस की जो भी संख्या है वो सब शून्य से कम है और जो धन पूर्णांक संख्या है वो शून्य से बड़ी है। फिर आता है इवन नंबर। ये संख्याएं कौन सी हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्या हो जाती हैं? 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं हम? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ये सब। सबसे बढ़िया डेफिनेशन ये होती है कि प्रत्येक कोई भी जो सम संख्या है, कोई भी संख्या इस दुनिया में कोई भी संख्या है जिसका आखिरी अंक यानी जिसका इकाई का अंक है, जिसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा? 0, 2, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। जिस ऐसे नंबर जिसका यूनिट डिजिट क्या रहे? 0 रहे या फिर 2 या फिर 4 या फिर 6 या फिर 8, तो वो नंबर क्या कहलाएगा? इवन नंबर। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। और नंबर क्या होते हैं? वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 इस टाइप से। अगली संख्या यानी कि अभाज्य संख्या, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, वो पढ़ेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है? वे संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। यानी कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो जैसे किस से डिवाइड होंगे? 1 से डिवाइड होंगे। 1 से तो देखो हर नंबर डिवाइड होता है और अपने आप से भी हर नंबर डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यानी 1 से डिवाइड होंगे और अपने आप से होंगे, बस, बाकी किसी से नहीं होंगे। आगे बात समझ में? जैसे 2 है, 2 किससे होता है? 1 से होता है और 2 से होता है, इसीलिए ये क्या है? ये एक अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर है। ऐसे ही 5 है, 5 किससे होता है? 1 से होता है, 5 से होता है, ये भी एक प्राइम नंबर है। मगर इफ वी टॉक अबाउट 10, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, इफ वी टॉक अबाउट 6, तो 6 किससे होता है? 1 से होता है, 2 से होता है और 6 से होता है। तो ये 1 से तो हो ही रहा है और 6 से हो ही रहा है, उसके अलावा भी किसी और से हो रहा है ना, इसीलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। इन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर भी पढ़ेंगे, पहले अभी हम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। तो हमें प्राइम नंबर को इस तरीके से बोल सकते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित, पूर्णतः विभाजित नहीं होते, यानी किसी भी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते, बस अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। यानी ऐसे नंबर जो 1 से एंड इटसेल्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होते, उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है। कह रहा है दो यहाँ पर जो 2 है, 2 ऐसी सम संख्या है, यानी 2 ही केवल ऐसी संख्या है जो कि इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। बाकी ऐसी कोई भी इवन नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो कि प्राइम नंबर हो। आगे बात समझ में? बस 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम भी है। आगे बात समझ? आगे चलते हैं। अगर कोई पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो कौन है? 2 ही है। कितनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आगे चलते हैं। आगे जो भी प्राइम नंबर नहीं होते, जो नंबर प्राइम नंबर नहीं होते, वो सारे के सारे अभाज्य संख्या होती है। क्लियर है? यानी अभाज्य नहीं होता वो भाज्य होता है, जो भाज्य होता है वो अभाज्य, जो भाज्य होता है वो अभाज्य नहीं होता, जो अभाज्य होता है वो भाज्य नहीं होता। इतनी सी बात है। भाज्य संख्या को कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त, यानी ऐसे नंबर जो 1 से तो डिवाइड हों, अपने आप से डिवाइड हों, ऐसे तो सभी नंबर है जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं, उसके अलावा भी किसी और से भी डिवाइड हो जाए, यानी किसी और से कम एक किसी एक्स्ट्रा किसी एक नंबर से और डिवाइड हो, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम कंपोजिट नंबर। जैसे कि मान लो 4 है, 4 किससे होता है? 1 से होता है, 2 से होता है और 4 से होता है। देखो अब 1 से हो रहा है, अपने आप से हो रहा है। अगर ये खाली 1 से होता है और अपने आप से होता है, जैसे कि 5 है, 1 से हो रहा है और अपने आप से हो रहा है ना, 1 से हो रहा है और अपने आप से हो रहा है, तो ये होता है प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। मगर ये क्या है? 1 से तो हो रहा है, अपने आप से हो रहा है, उसके अलावा भी किसी और से हो रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया? भाज्य संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। इतनी बात क्लियर है? भाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 4, 12, 16, 21, एक। अच्छा ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और जो एक बात समझो कि जो प्राइम नंबर होते हैं, क्या होते हैं? प्राइम नंबर, बस वो सारे के सारे क्या होते हैं? ऑड नंबर। क्या रहते हैं? ऑड, बस 2 को छोड़ के।
दो ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, यानी कि विषम संख्याएं। और कंपोजिट नंबर कैसे हो सकते हैं, वो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं, यानी कि सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। अब बात आती है, जैसे 2 से स्टार्ट हुआ, 2 है एक प्राइम नंबर, 3 है एक प्राइम नंबर, ठीक है, 5 है एक प्राइम नंबर, मगर ये सारे प्राइम नंबर हैं, सबके केवल 2 ही फैक्टर है, यानी ओनली 2 नंबर से डिविजल है, वो 1 से और अपने आप से। मगर जब हम 4 लेते हैं तो 4 किससे हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है। 1 से हो रहा है अपने आप से हो रहा है, उसके अलावा भी किसी और से हो रहा है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर, जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग होते हैं, ठीक है। तो हमने 2 से स्टार्ट करा, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 4 एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। तो 1 रह गया, क्या रह गया, 1 कैसा नंबर है, 1 का केवल एक ही गुणनखंड है। इतनी बात समझ में आ गई। एक तो 1 से जा रहा है, अपने आप से जा रहा है, तो दोनों के दोनों एक ही तो है, तो इसका एक ही गुणनखंड माना जाएगा, यानी कि गुणनखंड मीन्स फैक्टर, यानी ये एक ही नंबर से डिवाइड होता है 1 से। तो ऐसे नंबर जिनके केवल ओनली 2 फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही गुणनखंड हो, ओनली 2 फैक्टर्स, इज कॉल्ड प्राइम नंबर, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, उन्हें कहते हैं कंपोजिट नंबर। मगर ऐसे नंबर आ जाएं जिनके ना तो 2 हैं ना ही 2 से ज़्यादा हैं, 2 से कम है, तो ऐसा एक ही नंबर है, बस एक, क्या है, 1। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम, ना तो भाज्य बोलते हैं और ना ही अभाज्य। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर एंड नॉर कंपोजिट नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे, भाज्य संख्याएं सम व विषम दोनों हो सकती हैं, तो मैंने तुम्हें समझा दी। आगे चलते हैं, एक होता है को प्राइम नंबर, ऐसी 2 या अधिक प्राकृतिक संख्या, 2 ले लो या 2 से ज़्यादा भी ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 3 का ग्रुप है, ये 2 का ग्रुप है, ठीक है। अधिक प्राकृतिक संख्या जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। उभयनिष्ठ माने होता है कॉमन, यानी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि 2 नंबर का ग्रुप ले लिया, ठीक है, 2 नंबर का ग्रुप ले लिया और 3 नंबर का ग्रुप ले लिया, जितने भी नंबर का ग्रुप लेना है, तो उनके बीच में जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनके, मान लो 5, 9, 11 के फैक्टर निकालो, 5 का अलग, 9 का अलग, 11 का अलग, 2, 3 के निकालो, उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं रहेगी, बस एक के अतिरिक्त, यानी 1, जो 1 फैक्टर होगा ना वो सब में कॉमन होगा, बाकी कुछ भी नहीं। जैसे 2 देखो, 1 और 2 है, 3 देखो 1 और 3 है, इसके 3 के फैक्टर ये दोनों होते हैं, 2 के फैक्टर ये दोनों होते हैं। अब इनमें देखो कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, 2 तो अलग है, 1 इसमें भी और 1 इसमें भी, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1। और जब भी कॉमन फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा, तो उसे क्या कहते हैं हम, को प्राइम नंबर कहते हैं, उनके जोड़े को, उनको पेयर को। अब जैसे 5, 9, 11, 5 के फैक्टर क्या रहते हैं, 1 और 5, 9 के फैक्टर क्या रहते हैं, 1 रहता है, 3 रहता है और 9 रहता है, और 11 के फैक्टर क्या रहते हैं, 1 रहता है और 11 रहता है। कुछ भी चीज़ कॉमन मिल रही है, नहीं, बस 1 के सिवा 1, यानी कि ये 5 के फैक्टर है, 9 के फैक्टर है, 11 के फैक्टर है। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि तीनों में कॉमन है। तो जब कॉमन फैक्टर कहते हैं ना, तो कॉमन फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। फैक्टर माने गुणनखंड और कॉमन माने उभयनिष्ठ। इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलें तो 1 है, इसीलिए तीनों के तीनों, यानी कि ये जो पेयर बना है वो क्या बन गया, एक को प्राइम नंबर्स बन गए तीनों के तीनों। इतनी बात समझ में। ऐसी 16, 21 और 65 का आप चेक करोगे तो हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं, फिर आता है रेशनल नंबर। क्या आता है, रेशनल नंबर, ऐसे नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, ठीक है। ऐसी संख्या जिनसे हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, यानी रेशनल नंबर कहलाती हैं। इसके साथ साथ अभी ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, उसके साथ क्या कहेंगे, P और Q यहाँ पर जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, यानी इंटीजर्स होते हैं। यानी इंटीजर्स की जो वैल्यू होती है, पता ही है, माइनस की संख्या, प्लस की संख्या और जीरो भी जिसमें आता है। तो P और Q की जगह कुछ भी आ सकता है उनमें से, बस जो Q है, Q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती कभी भी। क्या नहीं हो सकती, जीरो। इतनी बात क्लियर है, यानी जीरो कभी भी नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि जीरो कभी नीचे आ जाता है तो क्या होता है, जैसे 2 अपॉन 0 आ गया तो ये इसका जो आंसर आएगा अनडिफाइन आएगा। 3 अपॉन 0 आ गया तो अनडिफाइन आएगा, ठीक है। अनंत कहते हैं जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। इतनी बात क्लियर है। दोबारा समझाता हूँ, वे संख्या जिन्हें हम P अपॉन Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सके, मगर वहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती। और P और Q की वैल्यू होती क्या है, वैसे वहाँ पे पूर्णांक होती है। क्या होती है, पूर्णांक संख्या। इतनी बात समझ में आ गई।
आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या क्या पढ़ना है? अपरिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। क्या पढ़ते हैं? इर्रेशनल नंबर। परिमेय संख्या से अपोजिट है अपरिमेय संख्या। वे संख्या है जिन्हें हम पी अपॉन के रूप में लिख सकते हैं, वो तो कहलाती है रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। और जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, उन्हें क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या। पी और क्यू यहाँ पर भी पूर्णांक होते हैं, क्यू की वैल्यू यहाँ पर भी 0 नहीं होती। क्लियर है? रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। मगर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल जाता है वो इरेशनल नंबर नहीं होते, वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2, √5, √7 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। मगर √16, √9, √25 ये क्या है? रेशनल नंबर, क्योंकि ये इसका आंसर 5, इसका आंसर 3, इसका आंसर 4 आएगा। इतनी बात समझ में आ गई? 4, 3, 5 तो रेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर नहीं। इसीलिए रूट वाले जिनका कंप्लीट होल वो निकल जाता है स्क्वायर रूट, तो वो क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर, ना कि इरेशनल नंबर। और जिनका नहीं निकलता वो क्या कहलाते हैं? अपरिमेय संख्या। और पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 जो है पाई का यथार्थ मान नहीं है, इसका सन्निकटन मान है। ठीक है, अगर इसको 22/7 होती इसकी वैल्यू पाई की, करेक्ट बात 22/7, तो आप इसे रेशनल नंबर कह सकते थे। मगर ये भी अप्रोक्सीमेट में लिया गया है 22/7, यानी कि क्लियर है, ये 22/7 वैल्यू होती नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई ना? रेशनल नंबर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो पढ़ लो, रेशनल नंबर तो पढ़ लिया। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। फिर पढ़ लिया हमने इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। परिमेय, अपरिमेय, रेशनल, इरेशनल दोनों पढ़ लिए। एक सबसे बड़ा नंबर आता है, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है। हर तरीके का नंबर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रियल नंबर। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, वह सारी उन्हें वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? रियल नंबर्स कहलाती है। वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। और उनका जो ग्रुप बनता है, उनका जो समुच्चय बनता है, उनको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गया? क्योंकि हर तरीके की संख्या क्या हो जाती है? रेशनल नंबर हो जाती है। ठीक है, माइनस वाली, प्लस वाली, ठीक है, सिंपल वाली, तो ये सारी अपॉन वाली, ये सारी रेशनल नंबर हो गई। और जो रूट वाली बची है, अंडर रूट वाली, वो हो गई अपरिमेय संख्या। तो सारी संख्या दोनों को मिला देंगे तो एक सारी संख्या हो ही गई, तो वही हो गया। रियल नंबर में क्या होता है? हर तरीके का नंबर रहता है, रूट वाले, बिना रूट वाले, अपॉन वाले, माइनस वाले, प्लस वाले। क्लियर है? हर तरीके का नंबर आ जाता है रियल नंबर में। तो इसीलिए क्या कहते हैं? रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है। चलें आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं? FACTOR, फैक्टर। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैक्टर। जो कि अभी हम पढ़ रहे थे कि जब हम अभाज्य संख्या पढ़ा, प्राइम नंबर पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और वह स्वयं खुद, यानी अपने आप। तो आखिर गुणनखंड होते क्या है वो पढ़ लेते हैं। ये चीज़ पहले होनी चाहिए थी, बट जो भी था, अब क्या कह सकते हैं, कोई बात नहीं, अभी समझ जाओ। वह संख्या जो दूसरी संख्या को पूरी विभाजित करती है। अब मान लो कोई संख्या ले ली आपने, ठीक है, उसको जो संख्या पूरी विभाजित कर देंगी, मान लो 6 है, 6 को अब जो संख्या पूरी विभाजित करती है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 6 है, ये सारी की सारी 6 को 6 को पूरी विभाजित करेंगे, यानी डिविजन करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यानी कि 1, 2, 3, 6 ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? 6 के गुणनखंड, यानी फैक्टर ऑफ 6। इतनी बात समझ में आई? अब जैसे संख्या 20 है, 20 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 5 करता है, 10 करता है, 20 करता है। इसीलिए ये सारे के सारे क्या हो गए? उसके फैक्टर हो गए, यानी कि गुणनखंड हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? गुणनखंड इतना आसान है। बाकी गुणनखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी और लेनी है आपको। आखिर गुणनखंड में के बारे में कुछ जो पॉइंट्स हैं वो समझ लो। कोई भी संख्या है, उसका सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? 1 होता है। ये देखो है ना 1, और हर संख्या का गुणनखंड 1 जरूर होगा। क्या होगा? 1 जरूर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलें। सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है किसी भी संख्या का? 1 मिनट रुको, ये कैसे हटेगा? ठीक है,
हाँ, तो सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है? एक। सबसे छोटा गुणनखंड किसी भी संख्या का एक होता है, यानी स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर इज 1, और 1 सबका फैक्टर होगा ही होगा। और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है किसी भी नंबर का, वो क्या होता है? वो नंबर खुद होता है, इटसेल्फ होता है। देखो 20 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन आया? 20। सबसे छोटा फैक्टर कौन आया? 1। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, ये दो बातें हो गई। सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है, सबसे बड़ा फैक्टर वो संख्या खुद होती है। तीसरी बात, जो नंबर ऑफ गुणनखंड होते हैं, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, यानी इतने होते हैं कि आप गिन सकते हो उनको। ठीक है, यू कैन काउंट। ठीक है, आप काउंट कर सकते हो। ये बातें ध्यान रखने वाली हैं। बाकी चलते हैं आगे। फिर आता है गुणज। क्या आता है? गुणज। जो भी संख्या दी गई संख्या से भाग हो जाए, सभी संख्या दी गई संख्या की गुणज कहलाएंगे। मान लो कोई एक नंबर है आपके पास 3 है, तो अब जो भी नंबर है इस दुनिया में, जो भी 3 से डिवाइड हो जाएंगे, क्लियर है, वो सारे के सारे 3 के गुणज कहलाएंगे, यानी मल्टीपल ऑफ 3। गुणज माने मल्टीपल। क्या होता है गुणज माने? मल्टीपल। एक मिनट लिख देता हूँ, मल्टीपल। मल्टीपल गुणज माने क्या होता है? मल्टीपल्स। इतनी बात समझ में आ गई? अब जैसे 3 है, 3 के मल्टीपल्स कितने कौन कौन है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अब तुम कहोगे टेबल पढ़ रहे हो, टेबल तो पढ़ रहे हैं। अब 97 बताओ 3 का गुणज है या नहीं? नहीं है, क्योंकि 97 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बट इफ वी टॉक अबाउट 99, देन 99 इज द मल्टीपल ऑफ 3। 99 3 का गुणज है, क्योंकि 99 3 से डिवाइड हो जाएगा। 300 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 का गुणज है। 3000 3003, ठीक है, 33333, ये सब भी 3 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 393, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है। कितना भी बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, जो भी 3 से डिवाइड होगा, वो सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स कहलाएंगे, 3 के गुणज कहलाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? आगे चलते हैं। वह संख्या चुने जिनके लिए आप गुणज ज्ञात करना चाहते हैं। वो संख्या चुन लो जिसके लिए आप गुणज ज्ञात करना चाहते हैं। फिर पूर्ण संख्याओं को जारी रखते हुए इसे गुणा करते जाओ। जैसे 4 चुन लिया, 4 को मल्टीप्लाई करते जाओ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पे कॉमा आना था, ठीक है, यहाँ पे क्या आना था मेरे बच्चों? कॉमा आना था। देखो मैं बता, 4 1 जा 4, और 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12। ऐसे करते करते चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। हमें इतना चलते जाओ कि बस पूछो ही मत कि कितना चलते जाओ। यहाँ पर आपकी सभी संख्याएं समझ में आ गई ना गुणज? अच्छा, गुणज के बारे में एक दो बातें हो रहे हैं। जो सबसे छोटा गुणज होता है किसी भी संख्या, वो संख्या खुद होती है। जैसे 4 का गुणज 4 ही है, 3 का गुणज सबसे छोटा गुणज 3 ही है, क्योंकि सबसे उससे छोटी जो संख्या है वो संख्या खुद है जो डिवाइड हो रही है। बाकी उससे छोटी कोई संख्या नहीं होती जो कि संख्या उससे डिवाइड हो जाए। और जो सबसे बड़ा गुणज होता है वो कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता, यानी कि बताया नहीं जा सकता। तुम जितना भी बड़ा बताओगे मैं उससे एक बड़ा बता दूंगा। आगे बात समझ? एक बड़ा का मतलब यह है कि एक ऐसी संख्या बता दूंगा उससे बड़ी जो कि उससे डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? और जो गुणज होते हैं वो कभी भी काउंट नहीं किए जा सकते, यानी मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज अनलिमिटेड, यानी किसी भी संख्या का जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी इतने होते हैं कि जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? इसी के साथ आपकी सभी संख्याएं खत्म होती हैं। ठीक है, बाकी एक दो संख्या रह गई होंगी वो हम देखेंगे, आगे करा देंगे। डाउट कमेंट बॉक्स में आप बताना अगर आपके हिसाब से रह गई। तो वैसे तो सब खत्म करा दिए, बाकी संख्याएं बहुत होती हैं, वो सब आपके लिए है नहीं ज़रूरी। ठीक है, तो जितनी थी वो हमने कवर कर लिया। बाकी अब रह गए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे विभाजिता के नियम, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इतनी बात क्लियर है? वो आएगा पार्ट 2। आगे ना समझ? तो पार्ट 1 में हमने सारी संख्याएं डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पूरे के पूरा अच्छी तरीके से देखेंगे कंसंट्रेशन के साथ, और सेकंड टाइम में आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड टाइम में आप दोबारा देखोगे तो नोट करते हुए चलना। बाकी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाए। लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर तो फिर वहाँ से आपको क्या होगा, वहाँ से हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, जो भी हम पढ़ाते हैं उसको नोट्स के रूप में PDF की फॉर्म में। आ गई बात समझ? और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और वंस अगेन आप सभी को हैप्पी होली।